नमस्कार। नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से मैं हूं डॉक्टर अंशु जैन। आज की स्वास्थ्य परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे बड़ी आंत के कैंसर के बारे में। कैंसर एक ऐसा शब्द, एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही हमारे दिलो दिमाग डर और चिंता से भर जाते हैं। उचित ज्ञान का अभाव इस डर को और अधिक बढ़ा देता है। अनेकों सवाल हमारे जहन में उठने लगते हैं। कहीं ये लाइलाज तो नहीं, कहीं ये जानलेवा तो नहीं, इसका इलाज कितना लंबा चलेगा, क्या अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं या नहीं। इन सभी सवालों का जवाब आज हम जानेंगे अपनी विशेषज्ञों की टीम के द्वारा। हमारे साथ में है नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑन्को सर्जन डॉक्टर तेज प्रताप सिंह। इनको 6 साल का अनुभव है इस क्षेत्र में। और ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित स्वामी, इन्हें करीबन 7 साल का ऑन्कोलॉजी का अनुभव है। सो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रोहित, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि बड़ी आंत का कैंसर क्या है, ये किस उम्र के लोगों में अधिक होता है, इसके लक्षण क्या हैं और क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। देखिए, हमारे शरीर के अंदर अगर हम आंतों को डिवाइड करें तो 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। जब बड़ी आंत के अंदर कैंसर होता है, गांठ बनती है, तो इसे हम बड़ी आंत का कैंसर कहते हैं। बड़ी आंत के अंदर हमारा ना केवल असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलोन, बल्कि हमारा रेक्टम भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो जनरली जब कभी भी इस आंत के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाता है, जीन के अंदर किसी सेल में कोई म्यूटेशन हो जाता है, तो धीरे धीरे वो सेल तेजी से डिवाइड करके गांठ का रूप ले लेते हैं। इसे हम बड़ी आंत का कैंसर कहते हैं। अगर इनके लक्षणों की हम बात करें तो जनरली हमारी जो बाउल हैबिट है उसको चेंज हो जाती है जी। जिस तरीके से अगर हमें नॉर्मल मोशंस हो रहे थे पहले, कॉन्स्टिपेशन होना या फिर हमें लूज मोशंस होना, गांठ जब थोड़ी और बढ़ती है, कैंसर थोड़ा और बढ़ता है, तो फिर पेट में दर्द होना, पेट में गांठ महसूस होना। रेक्टल कार्सिनोमा जो होता है, जो कि बड़ी आंत का अंतिम हिस्सा है जिसे हम रेक्टम बोलते हैं, उसके अंदर कैंसर होता है तो हमारा जो गुदा द्वार है उससे ब्लड आना, मोशंस के साथ जो है ब्लीडिंग होना, ये सारे सिम्टम्स हमारी बड़ी आंत के कैंसर हुए हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो जनरली बड़ी आंत के कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में स्मोकिंग और हैवी अल्कोहल ड्रिंकिंग मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा हाई फैट डाइट लेना, कम फाइबर्स लेना, फाइबर्स जैसे अपनी रॉ वेजिटेबल और रॉ फ्रूट्स हो गए, वो अगर हम नहीं लेते हैं, और काफ़ी ज़्यादा हाईली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं अगर हम, जैसे हम बोले, हाँ, जिसको हम जंक फूड बोलते हैं, जैसे कि जो बर्गर्स, पिज़्ज़ा वगैरह ये सब है। इसके अलावा रेड मीट का कंजप्शन अगर हम ज़्यादा करते हैं, ओबेसिटी रहती है, वेट हमारा ज़्यादा रहता है, तो कोलोन कैंसर होने के चांसेस, जैसे बड़ी आंत का कैंसर कहते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। उम्र की अगर हम बात करें तो जनरली हर तरह का कैंसर जो है वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। 60 या 60 के ऊपर आदमी के शरीर के अंदर कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, और कोलोन कैंसर की भी होने की जो आयु है वो 60 साल के ऊपर है। कुछ फैमिलीज़ के अंदर ये कैंसर जो है वो जेनेटिक तरीके से चलता है, जो कैंसर करने वाले जीन्स हैं वो म्यूटेटेड हो जाते हैं, और उस कारण से ये कैंसर जो है, कैंसर के जो म्यूटेटेड जीन्स हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स को और पेरेंट्स से बच्चों को मिल सकते हैं। तो उन केसेस के अंदर कोलोन कैंसर जो है वो अर्ली एज के अंदर हो जाता है, यंग एज में हो जाता है, 30-40 की उम्र में भी हो सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स, ये सारे सिम्टम्स, और ये हमारा एज है। और जनरली मेल और फीमेल दोनों के अंदर कोलोन कैंसर होता है, बट मेल थोड़े से ज़्यादा प्रोन होते हैं कोलोन कैंसर होने के एज़ कम्पेयर टू फीमेल। मतलब लाइफ स्टाइल और आनुवंशिकता दोनों इस कैंसर में बड़ा रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल। एक हमारे हाथ में और एक परमात्मा के हाथ में। बिल्कुल सही। बिल्कुल यही कहना चाहेंगे। अच्छा डॉक्टर तेज प्रताप सिंह, आप बताएंगे कि इस कैंसर को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं जो इसके डायग्नोसिस के लिए हमें ज़रूरी है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यूजुअली इस तरह के पेशेंट्स जो रहते हैं, पेट में दर्द या लेटरिन के रास्ते खून आना, इस तरह की तकलीफ के साथ आते हैं, या फिर पेट का फूलना, तो उसमें हम इनिशियली बेसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए सोनोग्राफी करवा के देखते हैं कि पेट के किस भाग में तकलीफ होती है, और फिर उसमें हमें कोलोन में या आंत में जो कैंसर जैसे सिम्टम्स लगते हैं तो उसका हम पूरा इवैल्यूएशन करवाने के लिए सीटी स्कैन करवाते हैं, छाती का, पेट का, और उसके अलावा कोलोनोस्कोपी करवाते हैं उसके बाद में, और बायोप्सी लेते हैं। साथ में कुछ ब्लड टेस्ट भी लिए जाते हैं, जिसमें से ट्यूमर मार्कर प्रमुख है जिसे हम बोलते हैं CA कोलोन कैंसर के लिए, वो भी हम लेते हैं, और उसके बाद में आगे ट्रीटमेंट का हम प्लान करते हैं, उसमें जो स्टेज होता है उसके अकॉर्डिंगली। तो प्रारंभिक दौर में क्या कोलोनोस्कोपी को हम गोल्ड स्टैंडर्ड
बोल सकते हैं कि डायग्नोसिस में काम आता है, उसमें ऐसा क्या मिलता है हमें जिससे हम संदेह कर सकते हैं कि इस पेशेंट को कोलोन कैंसर हो सकता है? कोलोनोस्कोपी के दौरान या तो जो हमें बीमारी दिखती है या तो जिसे हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव, यानी कि कुछ आंत की दीवार से ग्रोथ बाहर निकल के आई होती है, या फिर आंत जो है सक्रिय हो जाती है, उसका ल्यूमेन जो होता है वो कम हो जाता है और वहाँ पे से बहुत सी बार ब्लीडिंग भी होती हुई दिखती है। सो ये यूजुअली सजेस्टिव होता है कैंसर के हिसाब से, बट उसको कंफर्म करने के लिए हम बायोप्सी लेते हैं और उस पर कंक्लूसिवली वो कंफर्म हो पाता है बायोप्सी के बाद में। कभी कभी हमें कुछ एक केसेस में वहाँ पे पोलिप्स भी दिखते हैं, जिनको भी हम देखते हैं कि वो सस्पिशियस लग रहे हैं, तो उनको हम डेफिनेटली उस टाइम पे एड्रेस करते हैं। पोलिप्स दो तरह से हो सकते हैं, पेडुंकुलेटेड पोलिप या फिर सेसाइल पोलिप। पेडुंकुलेटेड का मतलब होता है कि वो पोलिप बिल्कुल छोटी सी तंतु के थ्रू आंत के दीवार से चिपका होता है। यूजुअली उनको हम कोलोनोस्कोपी के टाइम पे एंडोस्कोपी के लिए रिसेक्ट कर पाते हैं। सेसाइल पोलिप का मतलब होता है कि वो काफ़ी अच्छे तरह से आंत के पार्ट से चिपके हुए होते हैं और उनको बहुत सी बार कोलोनोस्कोपी के थ्रू नहीं निकाला जा पाता है। सो उसमें हम वहाँ पे डाई डाल करके उसका टेटूइंग कर देते हैं अगर वो सस्पिशियस रहता है तो, और फिर उसके बाद हम सर्जरी के दौरान जा करके उस वाले एरिया को रिसेक्ट कर देते हैं। क्या इसमें बायोप्सी का भी कोई रोल होता है? यस, बायोप्सी जो हम उसको रिसेक्ट करके उसको जांच के लिए भेजते हैं। साथ में इस तरह के पॉलिप्स जब होते हैं, स्पेशली यंग एज में प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया उनमें बहुत सी बार जेनेटिक कैंसर का भी रिस्क होता है। शल्य चिकित्सा का यानी सर्जरी का इसके ट्रीटमेंट में क्या रोल है? सो कोलोन कैंसर में सर्जरी का सबसे प्रमुख रोल रहता है। यूजुअली आंत की जिस भाग में बीमारी होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसका आंत का भाग निकालते हैं, राइट हेमिकोलेक्टमी या लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी या फिर ट्रांसवर्स कोलेक्टमी। सो अभी इसमें हम एक को रिसेंट नई चीज़ आई है जिसे हम बोलते हैं D3 लिम्फेडेनेक्टमी, जिसमें हम आंत को उसके मेजेंट्री के साथ में जो खून की बड़ी नसें होती हैं उनके पास तक जा करके उसको रिसेक्ट करते हैं। उसके कारण जो रिजल्ट्स आते हैं सर्जरी के वो काफ़ी बेटर आते हैं कंपेयर टू द नॉर्मल कोलोन सर्जरी। अगर हम इसमें एक और चीज़ अगर देखना चाहें, सो कोलोन कैंसर्स को हम तीन मोटे मोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: अर्ली स्टेज, लोकली एडवांस एंड मेटास्टेटिक। सो यूजुअली अर्ली स्टेज के जो कैंसर्स रहते हैं उसमें यूजुअली सर्जरी प्रमुख रोल रहता है, और लोकली एडवांस रहता है उसमें सर्जरी के बाद हम अधिकांश केसेस में कीमोथेरेपी का प्लान करते हैं। अगर ये बीमारी मेटास्टेटिक होती है तो उसमें दो तरह से हम डिवाइड करते हैं कि क्या ये कुछ लिमिटेड ऑर्गन्स तक फैली हुई है या फिर सभी ऑर्गन्स में जाकर के फैली हुई है। तो अगर कुछ ऑर्गन्स में फैली हुई है तो उसका इलाज भी सर्जरी के द्वारा संभव है? सो उस केस में हम टीम अप्रोच के थ्रू उस केस के लिए जाते हैं, जिसे हम मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट जो बोलते हैं। सो यूजुअली ऐसे केसेस में हम पहले कीमोथेरेपी प्लान करते हैं ताकि हम उनका बायोलॉजी टेस्ट कर सकें कि कीमोथेरेपी से वो किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कीमोथेरेपी के बाद बीमारी दूसरे ऑर्गन्स में भी आना स्टार्ट हो गया है, या फिर जहाँ पे पहले थी वो कीमो से रिस्पॉन्स नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती जा रही है, या फिर उनमें अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अगर उनमें अच्छा रिस्पॉन्स आया है तो इसका मतलब उनका बायोलॉजी अच्छा है, और अगर वो लिमिटेड ऑर्गन्स तक ही है तो उसमें स्टिल हम बीमारी को पूरा सही करने के हिसाब से जाते हैं। उसमें हम कीमोथेरेपी कंप्लीट होने के बाद में सर्जरी के लिए जाते हैं, उसमें हम कोलोन का सर्जरी करते हैं और साथ में देखते हैं कि वो लिवर में और लंग में जहाँ पे बीमारी होती क्या हम उसके हिसाब से सर्जरी के लिए जा सकते हैं, या फिर उस पार्ट को हम रेडिएशन दे करके उस बीमारी को उस जगह से पूरा खत्म कर सकते हैं। तो सर एक बात बताइए कि जब ये सर्जरी हो जाती है, आंतों का कुछ हिस्सा आप निकाल लेते हैं, उसके बाद में मरीज अपना जीवन सामान्य रूप से जी सकता है? बिल्कुल, उसके बाद में यूजुअली अधिकांश पेशेंट कंप्लीटली सिम्टम्स फ्री रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ एक व्यक्तियों में हल्का फुल्का पेट में हल्का फुल्का फूलना या मामूली सा दर्द ऐसी चीज़ रह सकती है, अदरवाइज उनकी ज़िंदगी सामान्य रहती है। लेकिन ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद में उन्हें हम फॉलोअप में रखते हैं। उन्हें हर 3-3 महीने में यूजुअली फॉलोअप के लिए आना होता है। उसमें हम उनका जांच करवाते हैं, उसमें सीटी स्कैन करवाते हैं, ब्लड टेस्ट CA करवाते हैं और कोलोनोस्कोपी हम करवाते हैं, ताकि अगर बीमारी वापस से आए तो उसको हम सही टाइम पे पकड़ पाएं और उसका वापस से दोबारा पूरा ट्रीटमेंट कर सकें। सो एक बार सर्जरी होने के बाद भी मरीज को आपको सालों साल आपके फॉलोअप में रहना चाहिए, ताकि वो बीमारी दोबारा से सर तो नहीं उठाने लगे, इसका समय रहते हम पता लगा सकें। बिल्कुल। सो यूजुअली कैंसर आने के जो चांसेस रहते हैं इनिशियल 2 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रहते हैं, और हम 5 ईयर्स तक यूजुअली बोलते हैं कि जो भी कैंसर्स वापस से आने वाले होते हैं यूजुअली 5 ईयर्स के अंदर रिकरेंस हो जाता है। 5 साल के बाद में रिकरेंस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। थैंक यू डॉक्टर तेज। डॉक्टर रोहित, क्या आप बताएंगे कि इसका कीमोथेरेपी में भी के थ्रू भी कोई इलाज संभव है? तो देखिए, स्टेज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को कीमोथेरेपी की आवश्यकता है या नहीं।
जैसे कि स्टेज 1 के अंदर कीमोथेरेपी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल सर्जरी उसका ट्रीटमेंट होता है। स्टेज 2 में भी अगर हाई रिस्क ऑफ रिकरेंस है तो हम कीमोथेरेपी देते हैं। स्टेज 3 में कीमोथेरेपी देना अनिवार्य है। और स्टेज 4 जैसा कि डॉक्टर तेज ने बताया, अगर ओलिगोमेटास्टेटिक है तो भी कीमो देना है, उसके बाद सर्जरी करना है। और अगर पूरी तरह से फैला हुआ है जिसमें सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो फिर कीमोथेरेपी के थ्रू ही हम पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाते हैं जी। और आजकल कीमोथेरेपी के साथ में हमारे पास स्टेज 4 के लिए टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो इवन अगर पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस, मतलब पेशेंट अगर फिट नहीं है कीमो के लिए, तो हम टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के जरिए उनकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, उन्हें अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। तो अभी तो हमने की इलाज की बात, लेकिन जैसा कि कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो डॉक्टर साहब आप बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि इस कैंसर से हम किस तरह से बच सकते हैं, क्या स्क्रीनिंग की मॉडलिटीज़ हमारे पास में हैं ताकि हम समय रहते इसको पता लगा सकें और टाइमली हम इसका इलाज चालू करा सकें। तो जैसे मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए थे कि हम अपना दुर्व्यसन अगर छोड़ देते हैं, जैसे कि स्मोकिंग छोड़ दें जी, और टोबैको के यूज़ को बंद करें, अल्कोहल की हैवी ड्रिंकिंग ना करें, रेड मीट जो है वो ना खाएं, बराबर एक्सरसाइज करें, अपने वेट को जो है संतुलित रखें और हाई फाइबर डाइट लें जिसके अंदर रॉ वेजिटेबल और रॉ फ्रूट्स जो हैं, हम एक दिन के अंदर कम से कम 5 ऐसी सर्विंग्स रखें, मतलब 5 बार हम ये फाइबर युक्त खाना खाएं। फास्ट फूड और जंक फूड को अवॉइड करें। तो ये तो हमारी लाइफस्टाइल हैबिट है जिससे मॉडिफाई करके हम हमारे कोलोन कैंसर होने के रिस्क को कम कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट तरीका है वो होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि आपको कोई सिम्टम नहीं है पर फिर भी आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक उम्र के बाद अपने ऑन्को फिजिशियन से मिलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलते हैं और उनके बताए हुए टेस्ट करवाते हैं, अपना फिजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं। तो कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी भी पेशेंट को कैंसर डेवलप होता है तो अर्ली स्टेज 1 स्टेज 2 में डायग्नोस हो जाता है, बहुत ही छोटी सर्जरी हो जाती है और उसको कीमोथेरेपी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो सही होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, खर्चा भी कम होता है और कीमोथेरेपी की टॉक्सिसिटी भी उसे झेलनी नहीं पड़ती। तो स्क्रीनिंग हमें करनी होती है 45 साल या 45 साल से ज़्यादा की उम्र वाले व्यक्ति के अंदर, और स्क्रीनिंग के अंदर हमें हर 10 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी करनी है या हर 5 साल में एक बार सिग्मोइडोस्कोपी करनी है और हर साल स्टूल का टेस्ट होता है जिसे स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड कहते हैं। ये 2 टेस्ट अगर हम करते हैं तो हम अगर गलती से किसी भी पेशेंट को कोलोन कैंसर है तो स्टेज 1 स्टेज 2 में डायग्नोस हो जाता है और वो पूरी तरह से सही हो जाता है। तो डेफिनेटली स्क्रीनिंग अगर हम कोलोन की फॉलो करते हैं तो हम कई जानें बचा सकते हैं इस घातक बीमारी से। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि हम सचेत रहें, समय रहते अपने लक्षणों को तुरंत पहचान कर अपने डॉक्टर से उपयुक्त परामर्श ले लें तो इस बीमारी से बचा भी जा सकता है और अगर समय रहते इलाज चालू हो जाए तो इसकी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये परिचर्चा आपके जीवन में नया एक चैप्टर चालू करेगा। आप लोग सचेत रहेंगे, अपने आसपास वालों को भी इससे अवगत कराएंगे कि किस तरीके से हम टाइम रहते हुए स्क्रीनिंग कराते हुए कुछ डॉक्टर से समय पे परामर्श लेते हुए इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं या कम से कम हम इस बीमारी से अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के बाद बच भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चर्चा आप सभी को नई जानकारी उपलब्ध करा रही है और आने वाले समय में आप लोग अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेंगे। इसी मंगल कामना के साथ में नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर प्रदीप। थैंक यू।